राजस्थान सहित 5 राज्यों में संपन्न हुए विधानसभा चुनाव में प्रयोग ली गई ईवीएम मशीन और चुनाव प्रणाली को नगर विकास न्यास के पूर्व अध्यक्ष एवं जिला कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष तथा वरिष्ठ कांग्रेस नेता कैलाश व्यास ने गलत बताते हुए मीडिया को भी कटघरे में खड़ा किया है और भाजपा द्वारा कांग्रेस पर लगाई जा रही परिवारवाद के उलट भाजपा पर सवाल खड़े हो करते कहा कि भाजपा को भी मोदी और शाही चला रहे हैं। इन विषयों पर लोकवाणी के सीधी बातचीत कार्यक्रम में लोकवाणी की रिपोर्टर हर्षिता सेन ने बेबाकी से बातचीत में क्या कहा, इन विषयों पर खुलकर कैलाश व्यास ने, आइए जानते हैं। आज हमारे साथ में है कांग्रेस के वरिष्ठ नेता के और भीलवाड़ा के जिला अध्यक्ष रह चुके कैलाश जी। हम इनसे जानेंगे कि बीजेपी की कार्यशैली कैसी है, किस तरीके का उनका काम है। जो बीजेपी ने कांग्रेस पर आरोप लगाया था कितना वो उनके ऊपर है, आइए बात करते हैं। काफ़ी सालों से कांग्रेस पे यह आरोप लगा रही है कि कांग्रेस सिर्फ एक परिवार के अंदर रह चुका है, दो लोगों के आसपास ही घूमता है। लेकिन अब अगर अपन बीजेपी की बात करें तो बीजेपी तो खुद सेंटर से चल रही है। जो छोटे नेता हैं या जो मुख्यमंत्री हैं वो जा करके तो उन बड़े नेताओं के पास ही जा रहे, दो लोग ही तो पूरी चला रहे हैं पार्टी। इसके बारे में आप क्या कहेंगे? ऐसा है, ये बीजेपी का फैलाया हुआ भ्रामक प्रचार था कि कांग्रेस के अंदर परिवारवाद है। परिवारवाद नहीं है। उन लोगों ने बहुत, पंडित जवाहरलाल नेहरू 12 साल तक जेलों में रहे। उसके बाद इंदिरा गांधी जी आई। इंदिरा गांधी जी ने भी एक बाल सेना बना करके आज़ादी के संघर्ष में खूब काम किया। कांग्रेस की अध्यक्षा भी रही, प्रधानमंत्री भी इस देश के लंबे समय तक रही। और उन्होंने जो नीतियाँ अपनाई, आज मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि अमृतसर के अंदर जिस तरीके से लोगों ने, खालिस्तानियों ने वहाँ पर जिस तरह का आतंक मचाया था, उसको ख़त्म करने का बेड़ा इंदिरा गांधी ने उठाया था। इंदिरा जी को पता था कि इसके मेरे को परिणाम भोगने पड़ेंगे। और उसके बाद जिस तरीके से उनकी नृशंस हत्या हुई, उससे पहले भुवनेश्वर के अंदर एक सार्वजनिक मीटिंग में उड़ीसा में इंदिरा जी ने कहा था कि मेरे रक्त की एक एक बूंद इस धरती के ऊपर गिरे और यहाँ के किसान समृद्ध हो। वो चीज़ उनके दिमाग में थी। कहीं परिवारवाद की बात नहीं थी। परिवारवाद के अलावा आज बीजेपी की आप हालत देख लो, इनकी कार्यशैली को आप देख लो। जो लंबी लंबी बातें करते हैं केवल धर्म के नाम पर, जो जहर उगल रहे हैं, उसको आप और हम सब देख रहे हैं। भगवान को कौन नहीं मानता? राम जी को वो मान रहे हैं, उनसे ज़्यादा हम मानते हैं। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो कहीं अपनी धर्म के प्रति निष्ठा नहीं रखता हो। लेकिन जानबूझ करके विकास के काम सारे एक तरफ करके केवल धर्म के नाम पर वोटों की राजनीति कर रहे हैं, लोगों को भड़का रहे हैं। और उसी से केवल उनका एकमात्र उद्देश्य है कि ये के प्रकार सत्ता प्राप्त करनी है। लेकिन आज देश में क्या हो रहा है? आज सारे देश को केवल 2 या 3 आदमी मिल करके चला रहे हैं। कौन 2 आदमी? नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी, और इनके साथ में कुछ और लोगों को ले लो जो शायद कैबिनेट में 1-2 आदमी और होंगे। सर, आपने कहा कि परिवारवाद जो है ये उन्होंने सिर्फ एक एजेंडा उठाया था। हाँ। तो मैं जानना चाह रही हूँ कि कौन और दूसरे ऐसे कांग्रेस के नेता हैं जो स्टार फेस हैं? आज की तारीख में देखो, सोनिया गांधी जी ने 10 साल तक यूपीए का राज चलाया था। प्रधानमंत्री पद उन्होंने ठुकराया। उसके बाद उनके दिल और दिमाग में ऐसा ही नहीं था कि कौन इस देश का प्रधानमंत्री बने। 2 बार मनमोहन सिंह जी को, जैसे जो अच्छे आर्थिक जानकार थे, उनको इस देश का प्रधानमंत्री बनाया। और उसके बाद में इस देश में सारी अच्छी व्यवस्थाएं 10 साल तक चली। सर, मनमोहन जी के नाम से भी बीजेपी काफ़ी सारे ब्लेम डालती है कि मनमोहन जी जो थे वो तो कुछ नहीं बोलते थे और सारा जो था पीछे का टेक ओवर सारा सोनिया जी का ही था। मनमोहन जी के बारे में ये सारी गलत बातें हैं। वो बहुत पढ़े लिखे विद्वान आदमी हैं मनमोहन सिंह जी। और मनमोहन सिंह जी की आर्थिक नीतियों की वजह से ही आपको मैं याद दिलाना चाहता हूँ कि जब बैरल के भाव बहुत ऊंचे थे कच्चे तेलों के, उस समय भी पेट्रोल को उन्होंने, डीजल और पेट्रोल को स्थिर रखा। 65 रुपये, 60 रुपये तो शायद डीजल था। 70 रुपये से आगे पेट्रोल को नहीं बढ़ने दिया। 70-72 रुपये से आज के हालात इस देश के अंदर हो रहे हैं। ये तो सोचने की बात है। सर, महंगाई तो बढ़ रही है, उसके अलावा अगर अपन बात करें, जैसे महंगाई के लिए काफ़ी लोग ये कह रहे हैं कि महंगाई बढ़ रही है तो काफ़ी बेनिफिट्स भी तो बढ़ रहे हैं। अगर अपन बात करें पेट्रोल के भाव बढ़ रहे हैं तो साथ साथ प्रॉपर्टी के भाव भी तो बढ़ ही रहे हैं, तो फ़ायदा भी हो रहा है। ये चीज़ भी काफ़ी बार बीजेपी की सुनी है। ऐसा है, बातें करना अलग है और
काम को करना अलग बात होती है। और जहाँ तक मेरी मान्यता है कि आज देश के अंदर जिस तरीके से महंगाई आज आसमान छू रही, महंगाई पे कंट्रोल नहीं कर पाए, कानून व्यवस्था पर ये कंट्रोल नहीं कर पाए, आज सारे देश के अंदर कोई भी आदमी अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं कर। तो सुरक्षा में फेल हो गई बीजेपी। बिल्कुल हर तरीके से बीजेपी फेल है, लेकिन मेरा व्यक्तिगत ये मानना है कि इस देश में जिस तरीके से चुनाव हो रहे हैं, उस चुनाव में जिस तरह की रणनीति ये लोग अपना रहे हैं, कांग्रेस आज जैसे ईवीएम मशीनों को ही आप ले लीजिए। मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि मेरी खुद की व्यक्तिगत रूप से मध्य प्रदेश में एक नहीं 25 जगह मध्य प्रदेश के अंदर मेरी बातें हुई इन चुनावों के दौरान, जिसमें जो बीजेपी के अच्छे अच्छे संगठन करता थे वो कहते थे कांग्रेस का राज आएगा, अब क्या हमारा राज नहीं आएगा। और उसके बाद इतना कुछ होने के बाद भी वहाँ पर क्या व्यवस्था हुई आपके न हमारे सामने। इसी तरीके से छत्तीसगढ़ में हुई। हाँ राजा आप कह रहे हैं ईवीएम में घोटाला हुआ है इसका? बिल्कुल हुआ। सारे विपक्षी दलों को मैं तो ये सलाह देना चाहता हूँ कि सारे विपक्षी दलों को एक मिल करके इस बात को उठाना चाहिए कि आज अमेरिका और लंदन में भी पहले ये इस तरह से ईवीएम चलती थी और वहाँ के लोगों ने विरोध किया और उसके बाद में वहाँ पर आज वापस बैलेट से चुनाव होने लगे। तो हिंदुस्तान से कोई अलग नहीं है, देश है तो दुनिया का एक माना हुआ कंट्री है। तो यहाँ पर भी वही व्यवस्था लागू होनी चाहिए ताकि तो पता लग सके। वापस से बैलेट पेपर का सिस्टम लिया है और मशीनरी से दूर चले जाए। बिल्कुल, जहाँ पर भी इलेक्ट्रॉनिक मशीनें होगी वहाँ तक की बहुत संभावनाएं है और उन संभावनाओं को दूर करने के लिए बैलेट की व्यवस्था होना मेरा व्यक्तिगत मान्यता है कि होना चाहिए। आपने कहा कि ईवीएम में बीजेपी घोटाला कर रही है, इस वजह से बीजेपी जीत पाई। तो 5 राज्यों में तो कांग्रेस आई है, अच्छे प्रतिशत से आई है, क्या उसमें भी घोटाला था? जहाँ जहाँ पर भी चुनाव हुए हैं और चुनाव के ठीक 2 दिन 3 दिन बाद नतीजे आए हैं, जैसे हिमाचल प्रदेश को ले लीजिए, कर्नाटक को ले लीजिए, तेलंगाना को ले लीजिए। और लेटेस्ट तेलंगाना का चुनाव था जिसमें 30 नवंबर को वहाँ चुनाव हुए थे और 3 तारीख को रिजल्ट आ गए। और जहाँ 10 दिन 15 दिन 20 दिन की देरियाँ हुई चुनाव के अंदर, मध्य प्रदेश में 17 को चुनाव थे, राजस्थान में 25 को चुनाव थे। जहाँ 10 दिन 15 दिन का इनको टाइम मिला वहाँ पर निश्चित रूप से हेराफेरी हुई है, नहीं तो बीजेपी नहीं जीत सकती। तो सर जहाँ पे कांग्रेस जीत गई वहाँ पे हेराफेरी का टाइम नहीं मिला ना, मैं कह रहा हूँ 3 दिन में रिजल्ट आ गए। तो या तो आप चुनाव कर रहे थे रिजल्ट सामने दे दो, और रिजल्ट सामने नहीं दोगे, लेट करोगे तो मशीनों में हेराफेरी हो सकती है। क्या नई बात है, सॉफ्टवेयर में हेराफेरी हो सकती है। आजकल टेक्नोलॉजी का ज़माना है और कौन से इलेक्ट्रॉनिक्स में गड़बड़ नहीं हो सकती, हर जगह हो सकती है। इसलिए हम तो कह रहे हैं पुराने बैलेट पेपर के हिसाब से चुनाव होने चाहिए और ये इस तरह की ईवीएम मशीनों जो नहीं चल रही है उनके माध्यम से चुनाव नहीं होने चाहिए। सर ईवीएम की देखरेख करना और ईवीएम की जिम्मेदारी जो होती है वो राज्य सरकार के अंदर आती है। राजस्थान में कांग्रेस की सरकार थी जब ईवीएम का काम चल रहा था, तो उन कर्मचारियों ने कैसे किया? एक बात मैं आपको बताऊं, आप ये सब कह रहे हो कर्मचारियों के हाथ में नहीं है, सारा मामला होता है चुनाव आयोग के हाथ में, नंबर 1। नंबर 2, मशीनें सारी गुजरात से आई हैं और राजस्थान चुनाव आयोग कुछ नहीं कर सकता, ऊपर से जैसे इंस्ट्रक्शंस होते हैं उस तरीके से करते हैं। एक सवाल सर, संसद में भी कुछ टाइम पहले 2-3 लड़के घुस गए थे और उसकी वजह से काफ़ी सांसदों को निकाल दिया गया था, उसके बारे में क्या कहेंगे? क्या बीजेपी अपना जमा रही है? आप सबने देखा होगा पार्लियामेंट का नाटक आजकल तो लाइव होता है। जिस वक्त 2-3 युवा वो किसी भी मुद्दे को लेकर के पार्लियामेंट के अंदर उछले हो, लेकिन स्थिति ये थी कि पार्लियामेंट के अंदर जो लड़के उछले उन्होंने इतना वहाँ पर गैस छोड़ी, धुआं छोड़ा, सिलेंडर अंदर लेकर के चले गए। एक पुराना पार्लियामेंट हाउस भी था, उसमें कितनी शानदार व्यवस्थाएं थी कि आदमी घुस नहीं सकता था। और इनके घुसे सबसे पहले बीजेपी के सांसद वहाँ से भाग करके बाहर चले गए और कांग्रेस के एक पंजाब के MP थे, उन्होंने उस व्यक्ति को पकड़ा और उनको पुलिस के हवाले किया। बाकी क्या हालात इस देश में, ये तो एक छोटी सी घटना थी। लेकिन आपने संसद का जो कहा कि पुराना संसद अच्छा था, नया वाला संसद उसमें सुरक्षा की दृष्टि से मैं तो उचित नहीं मानता हूँ। जो इस तरह का हादसा हुआ तो कल कुछ भी हो सकता है। आज देश में क्या हो रहा है, आज जुडिशरी वन साइडेड, आपका मीडिया वन साइडेड, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया वन साइडेड। किस तरह के हालात इस देश के अंदर है जो आप और हम देख नहीं रहे हैं क्या? सर मीडिया वन साइडेड? हाँ बिल्कुल वन साइडेड। आज किसी टीवी को आप खोल लीजिए इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की और आप देख लीजिए कि जिसके अंदर अभी ये संसद का ही मामला ले लीजिए,
146 सांसदों का निलंबन हुआ, उस पर मीडिया कुछ नहीं बोल रहा है। और कांग्रेस के एक आदमी ने केवल वो मिक्री क्या बना दी उपराष्ट्रपति जी की, उसके बारे में दुनिया भर की चर्चाएं की। ये सब सामने है ना, कहने की कोई आवश्यकता नहीं, जबकि उनको उतना ही वजन उधर भी देना चाहिए था। सर, हमने संसद के टॉपिक के बारे में तो आपसे बात करी, अब जब मिमिक्री का टॉपिक आप लेके आए तो उस बारे में भी आपसे बात कर लेते हैं। नहीं, मैं दोनों तरफ से ठीक नहीं मानता। भारत के उपराष्ट्रपति संवैधानिक व्यवस्था पे बैठे हैं और व्यक्ति से उन पर इस तरह की मजाक करना किसी ने भी की हो, अच्छी बात मैं नहीं समझता, मेरी व्यक्तिगत राय। सर, जिसने मिमिक्री की उनको तो कोई बात नहीं, पर जो बड़े नेता हैं जिन्होंने वीडियोग्राफी इस चीज़ का कर रहे थे, रिकॉर्ड करके बाद में हंसी उड़ाने के लिए, वो चीज़ भी तो सही नहीं, क्योंकि वो बहुत बड़े नेता हैं, वो प्रधानमंत्री के लिए चुनाव लड़ते हैं। सर, एक बात बताऊँ मैं आपको कि ये इस तरह का जब माहौल होता है तो उसमें कुछ भी हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। अगर वो राहुल जी उस वीडियो को नहीं बनवाते या खुद नहीं बनाते तो मैं कह रहा हूँ ये बात जनता के और दिलों और दिमाग में भी सामने नहीं आती, वो घटना वहीं खत्म हो जाए, इसलिए बनाना जरूरी था। आजकल तो सोशल मीडिया का जमाना तो वो घटना वहीं खत्म हो जाती थी तो अच्छा होता ना। नहीं, क्यों अच्छा हो जाता? ये घटना उपराष्ट्रपति जी भी संवैधानिक पोस्ट पे बैठे, उनको जातिगत आधार लेने की कोई आवश्यकता नहीं थी कि मेरी जाति के ऊपर अपमान हुआ। किस बात की जाति का अपमान हुआ? हिंदुस्तान के सब लोग बराबर हैं, हमारे लिए 36 कौमें बराबर है। तो इस तरह से अगर ये नहीं बनाते तो ये बात जनता के सामने नहीं आ पाती। ये थे हमारे साथ में पूर्व जिलाध्यक्ष कांग्रेस के, और जिन्हें कहते हैं कि अशोक जी के बहुत पुराने मित्र हैं। इन्होंने बताया कि संसद में जो मामला हुआ वो संसद की असुरक्षा की वजह से हुआ है, संसद में व्यवस्थाएं ठीक नहीं थी। इन्होंने बताया कि बीजेपी सुरक्षा में मामले में पीछे है, महंगाई के मामले में बहुत ज़्यादा आगे है, प्लस बीजेपी सिर्फ अपनी रणनीति ही चला रही है और एजेंडों को अपना रही है कांग्रेस को हिलाने के लिए। अर्शिता सिंह, कैमरामैन सागर के साथ।